सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से। और जैसा कि हमने पिछली बार भी वादा किया था कि हम हफ्ते की किताब नाम से जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हरारी की अगली किताब हम लेके आएंगे। आज हम हरारी की किताब 21वीं सदी के लिए 21 सबक पे हम चर्चा करने आए। इससे पहले हमने हरारी की किताब सेपियंस पे चर्चा कर ली है। और ये दोनों ही किताबें अच्छी खासी मोटी किताबें, 600 पेज की किताबें हैं, तो एक किस्त में सारी बातें नहीं हो पाती। तो अब की बार हमने ये सोचा है कि 21वीं सदी की जो 21 सबक किताब है, इसमें 11 उसके जो विषय है उस पर आज चर्चा कर लेंगे, और फिर 11 जो 10 विषय बच जाएंगे उस पर अगली बार में चर्चा कर लेंगे, ताकि उनकी एक एक विषय पर अच्छे से बात हो जाए। पिछली बार भी शिकायत यही रही थी कि हमने सही से बात नहीं की। युval नोआ हरारी के बारे में आप जानते ही होंगे कि बहुत ही मशहूर हिस्टोरियन है, पॉपुलर हिस्टोरियन, मशहूर और पॉपुलर है। इसराइल में ही जन्मे थे और वहीं की यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर है हिस्ट्री के, और होमोसेक्सुअल है। ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि मैं पहले भी बताया था, ताकि आपको आइडिया समझना कि कौन किस बैकग्राउंड से और कहाँ से वो आइडिया लेके आ रहा है। वेगन है, ठीक है, शाकाहारी वेगन है। और इसके अलावा जो है वो हरारी जो है एक मशहूर लेखक के रूप में भी उभर रहे हैं। उनकी जो किताबें मिलियंस में बिकती है। इससे पहले एक बार सेपियंस का हल्का सा हम इंट्रोडक्शन दे दें, जो इससे पहले हो चुकी है, कि सेपियंस किताब में उन्होंने 3 क्रांतियों के बारे में बताई थी: चेतना की क्रांति, कृषि की क्रांति और फिर वैज्ञानिक क्रांति। चेतना की क्रांति में बताया कि ये 3 क्रांतियों से इंसान गुजरा है। तो चेतना की क्रांति में उन्होंने बताया था कि कैसे हमने भाषा का आविष्कार किया, कैसे हमारी कल्पना बनी, कैसे हमने जो है एक समुदाय का में जोड़ने के लिए कल्पनाओं, मिथों का इस्तेमाल किया, ईश्वर का प्रयोग किया, धर्म का प्रयोग किया। फिर कृषि क्रांति में बताई कैसे हमने जो है जंगली जीवन छोड़ के जो कृषि क्रांति ने किस तरीके से हम पर असर डाला। फिर उन्होंने वैज्ञानिक क्रांति की बात की। वैज्ञानिक क्रांति में उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक क्रांति इस बात की क्रांति है कि हम ज्ञान की क्रांति नहीं, वो अज्ञान की क्रांति है। मतलब हमको ये बताती है कि हम कुछ नहीं जानते। जो हमारे पवित्र ग्रंथों में जो लिखा है वो सारे समस्याओं का उसमें जवाब नहीं है। तो इस बात की क्रांति है वैज्ञानिक क्रांति। उसी के बाद उनकी दूसरी बुक है होमोडेयस। होमोडेयस में वो बताते हैं कि अब मनुष्य खुद ही देवता बनने की कगार पे आ गया। डेयस का मतलब देवता ही होता है। तो वो बता रहे हैं कि कैसे अब मनुष्य जो पहले कल्पना करता था 10,000 साल पहले कि देवता कैसे होंगे और आकाश में उड़ेंगे, पानी में तैरेंगे, तो वो सब इंसान जो मनुष्य खुद ही उस ओर आगे बढ़ गया था, वो खुद ही एक देवता के रूप में उभर रहा है। तो अभी हम आज जिस किताब की बात करिए वो 21वीं सदी के 21 सबक पे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फाकिर भाई, सबसे पहले आज आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन है, क्यों थोड़ा सा लोगों को क्यूरियोसिटी है कि फाकिर भाई अपने बारे में कुछ नहीं बताते। ये फाकिर भाई मैं आपको सोलो करता हूँ, और फिर उसके बाद फाकिर भाई उसी के साथ साथ आप बताइए कि ये किताब आपने लिया, इस किताब अच्छी आपको लगी कि बुरी लगी, क्योंकि अब बुरी की ओर हम ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है फाकिर, सोलो कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना परिचय एक पसमानदा चिंतक के रूप में देना पसंद करता हूँ। जैसा कि मेरा जो निकनेम है फाकिर, तखल्लुस, तो वो फाकिर फिक्र करने वाले को बोलते हैं, थिंकर को। तो मैं एक पसमानदा चिंतक हूँ। पसमानदा चिंतक से मेरा मतलब है कि जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उस पे फिक्र करने वाला और उसका समाधान सोचने वाला, सिर्फ फिक्र करने वाला नहीं, इस रूप में। और बाकी अ, मेरा जन्म बिहार सिवान में हुआ और मेरा उद्देश्य जो है, मकसद है कि एलियनेशन से बचाना। एलियनेशन होता है कि जो आप हैं वही नहीं होना। और एलियनेशन से बचना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप खुद को जब तक नहीं जानेंगे, एक कबीर साहब बोलते हैं कि आत्म ज्ञान विनाशक सुना। तो पसमानदा जो लोग हैं और खासकर जो पसमानदा से भी आगे बढ़ के जो भी उत्पीड़ित आदमी है, सताया हुआ आदमी है, पूरे खासकर में पसमानदा और जनरली जो पूरे विश्व में सताए हुए लोग हैं, चाहे वो श्वेत हों, ब्लैक हों, ये उम, फिलिस्तीन के लोग हों जैसे सताए हुए हैं, तो इन सारे लोगों को, मतलब कि हाकिम शहर भी, मजमा आम भी, इनका गमगुसार हमारे सिवा कौन है? तो इनके गम के बारे में सोचना, इनके समस्याओं के बारे में सोचना मेरा काम है। इसलिए मैं अपना परिचय, जैसा कि एंटोनियो ग्राम्शी का कल या परसों जन्मदिन था, तो उन्होंने एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की बात की है। मैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, लेकिन वो बनने की कोशिश का नाम फाकिज है, कि मैं वो कोशिश में मुब्तला हूँ कि बनूँ। और इसके लिए मैंने गौर किया कि सबसे बड़ा, जैसे धर्म अफ़ीम है या अफ़ीम ही नशे का काम करता है, आदमी नशा क्यों करता है? तो हर जो सताया हुआ आदमी है, वो रियलिटी से भागना चाहता है, उसको एक नशे की तलाश होती है। तो नशा ज़रूरी नहीं कि अफ़ीम ही से हो, और ये एलियनेशन यानी खुद से भागना ही नशा है। तो खुद से भागने का काम कई किताबें भी करती हैं। और
आपको एक काल्पनिक संसार में ले जाती हैं। एक ये रेसिस्टिंग नोवेल करके एक किताब है कि किस तरह उपन्यास या कोई साहित्य या कोई भी किताब आप पढ़ते हैं, तो वो आपके लाइव्ड जो आप अनुभव कर रहे हैं उससे दूर कर देती है। जो आप जिन समस्या, जैसे एक जुलाहा है, तो उसकी समस्या क्या है कि उसको ढंग से उसका जीवन यापन नहीं हो पाता है, ढंग से वो खा पी नहीं पाता है। लेकिन उसको छोड़ के अगर वो मिर्ज़ा गालिब को पढ़ने लगे, तो फालतू की समस्याओं में मुब्तला हो जाता है, उसको अच्छा भी लगता है वो। एक तरीके का अफ़ीम का काम करती है मिर्ज़ा गालिब की किताब। तो इसी तरह एक अफ़ीम का काम हरारी की किताब भी करती है, कि आपको वो अपने रियलिटी से काट देती है। और वो हरारी बहुत ही स्पष्ट है अपने उद्देश्यों में। जब ये किताब है, आप पढ़ेंगे, जो आज जिस पे चर्चा होनी है, तो वो बहुत पहले ही वो अपने उद्देश्यों को नहीं छुपाता है। वो बता देता है कि उसका मेथड क्या है और वो क्या चाहता है। तो सबसे पहले वो 2 बातें रखता है जिसको हम लोग को जानना ज़रूरी है। पहली बात ये है कि वो बोलता है कि लोग इक्वेशन नहीं पसंद करते। लोग वैज्ञानिक भाषा जो होता है, समीकरणों की जो भाषा होती है, वो नहीं पसंद करते। लोग स्टोरी पसंद करते हैं, लोग कहानियाँ पसंद करते हैं। इसीलिए आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलित हो गया है, नैरेटिव, कि भई ये नैरेटिव सेट कर दिया। नैरेटिव मतलब नरेशन, कहानी नरेट की जाती है। तो वो आपको कोई वैज्ञानिक सिद्धांत बोलने की अपेक्षा, वो देखने में भ्रम होता है कि वो वैज्ञानिक बातें कर रहा है, लेकिन वो खुद ही बताता है कि लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, कहानियाँ। तो वो आपको कहानियाँ बनाता है। वो स्टोरीज़ वो बोलता है आपको, अपनी स्टोरी बताता है। वो हर चीज़ को स्टोरी के रूप में और हिस्ट्री को भी एक आख्यान या एक स्टोरी के रूप में अ, प्रस्तुत करता है। और दूसरा उसका जो स्थापना है, जिस उद्देश्य को लेके चलता है और जिस पे वो विश्वास करता है, वो है कि स्टोरी भी सरल ढंग से बतानी है, सिंपल ढंग से बतानी है। वो कठिनाइयों से डरता है, लोग डरते हैं कठिनाइयों से, बात को स्वीकार। तो वो अपनी बात को कहानियों के रूप में बताता है और कहानी को सरल ढंग से वो रखता है। तो ये उद्देश्य लेके चलने के कारण वो बहुत पॉपुलर है। और किसी चीज़ को आप बहुत छोटे में सूत्र में बोलते हैं, तो वो अबूझ हो जाती है। इसलिए वो लंबे में, इसलिए उसकी किताबें मोटी-मोटी हैं। अगर आप इन उद्देश्यों को लेके चलेंगे, तो आप सिंपल भाषा लिखेंगे, तो आप उसको बहुत सूत्र में नहीं लिखेंगे, उसको जीप करके, स्क्वीज़ करके, यानी छोटे में नहीं लिखेंगे, तो उसको बड़ा करके लिखेंगे सरल भाषा में। तो ये उसको पढ़ने का और समझने के लिए ये 2 बिंदु ज़रूरी थे, इसलिए मैंने आपको बताया। जी। हाँ। वकील भाई, अब टॉपिक पे ही आ जाते हैं। जैसे आप जो बोल रहे थे कि वो कहानी के माध्यम से समझाता है, तो वो दरअसल वो कह भी रहा कि इंसान का दिमाग जो है डेटा के जरिए से नहीं समझता, वो कहानियों के माध्यम से अपनी वास्तविकता को समझता है, अपने आसपास के वातावरण को समझता है। तो वो वही मेथड वो इस्तेमाल भी कर रहा है। मैं क्योंकि थोड़ा सा उसके पक्ष की ओर से ही बोलते हुए नजर आऊंगा आपको, क्योंकि हाँ मुझे मैं जी। अच्छा खासा हरारी से प्रभावित इंसान हूँ। हुँ, हुँ, तो देखिए, अभी पहला चैप्टर पे आते हैं, मोह भंग। हुँ, ठीक है, उनका पहला चैप्टर, इस किताब का पहला चैप्टर है मोह भंग। वो ये बता हुँ, रहे हैं कि अब जो समस्या है, वो समस्या जो है साम्यवाद और पूंजीवाद से ऊपर उठ गई। वो कह रहे हैं कि अब जो है मशीन जो है, पहले मानव क्षमता, मतलब शारीरिक क्षमता को रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन अब जो एआई आ रही है, वो मानव की सोचने की क्षमता, मतलब कि चेतना को रिप्लेस कर रही है। ठीक है, कह रहा है हुँ, कि इंसान किस तरीके से निर्णय लेता है, दो तरीके से लेता है। एक तो अपने ज्ञान के आधार पे, दूसरा है कि अपने अनुभव के आधार पे। तो वो कह रहा है कि मशीन के पास इंसान से ज्यादा ज्ञान है, और नेटवर्किंग के जरिए उसके पास करोड़ों लोगों का अनुभव पहुंच रहा है। तो अब वो मनुष्यों को रिप्लेस कर रही है, और अभी मौजूदा वक्त में कोई भी वैश्विक कल्पना नहीं बची। जैसे कि एक वक्त में साम्यवाद था, एक वक्त में पूंजीवाद था, कह रहा कि अब वो कल्पनाएं धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। तो पहले चैप्टर में वो ये बता रहे हैं कि अब ये सब बातें, साम्यवादी बातें या पूंजीवादी बातें माने नहीं रख रही है, क्योंकि अब जो है शोषण जो है, मनुष्य का मनुष्य द्वारा नहीं, मनुष्य का मशीन द्वारा होगा। और मशीन ही जो है आने वाला फ्यूचर जो है मशीनों का ही होगा। और कह रहा है इसको कैसे क्या किया जा सकता है, वो ये बता रहा है कि सरकारें दो तरीके से इस पे नियंत्रण कर सकती है। एक तो इसकी गति को धीरे कर सकती है, रोक नहीं सकती। दूसरा वो ये कर सकती है कि इन औद्योगिक कंपनियों को, जैसे टेस्ला उसला जैसी कंपनियों को जो इस पे काम कर रही है, उस पर टैक्स लगा के उनसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम और यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर दे। कह रहा है कि यही है अब जो है शोषण से ज्यादा दुख इस बात का कि अब वो किसी काम के नहीं रहे, वो रिप्लेस कर दिए गए। तो इसके ऊपर थोड़ी टिप्पणी, क्योंकि मैं ब्रीफ करता चलूंगा हर हुँ, चैप्टर को, हुँ, आप हुँ, हुँ। टिप्पणी फिर आपको सोलो करना। हाँ, ये चीज़ जो हरारी है, इसको बड़ा स्पष्ट ढंग से बोलता है कि उनका, हरारी का कहना है, उनका कहना है कि अभी मनुष्य शोषण से नहीं परेशान है, वो अप्रासंगिक, इर्रेलेवेंट हो जाने से परेशान है। और उसको इर्रेलेवेंट कौन कर दे रहा है? मशीनें कर दे रही हैं। तो यहाँ मनुष्य के दिमाग की कई विशेषताएँ उसने बताई कि मनुष्य सरलता पसंद करता है, लेकिन ये गलत है ये बात, इसलिए कि मनुष्य से तात्पर्य सिर्फ़ वो मनुष्य नहीं होना चाहिए, ये जो कठिन समीकरण बनाता है और श्रोडिंगर इक्वेशन देने वाला भी एक मनुष्य ही है। सबसे बड़ी बात, आप बहुत थोड़ा-सा भी ध्यान से देखेंगे, तो बात समझ में आ जाएगी कि ये तथ्यगत रूप से ये बात गलत है। जो कठिन बड़ी-बड़ी विज्ञान की किताबें लिख रहा है, तो वो भी मनुष्य ही है, वो भी आदमी ही है। तो ये एक तरीके का इंटेलेक्चुअल अहंकार है कि भई जो मासेज हैं, जो आम आदमी होता है, वो कठिन समीकरण नहीं समझ सकता है, वो सरल चीज़ों को समझता है, इसलिए उसको सरल ढंग से बताया जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसी बातें नहीं है।
ये बहुत आप जिंदगी के अनुभव से अगर हम इसकी तुलना करें तो ये बात गलत है। जैसे कि अब जो लोग बहुत आम लोग समझे जाते हैं, मैं जुलाहे का एग्जांपल दूंगा कि एक जुलाहा बहुत तकनीकी काम करता है, कपड़े सिलता है और विज्ञान से डील करता है। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत सरल है। आप देखेंगे कि ताना बाना एक बहुत सिंपल से सिंपल जो लूम होता है, चरखा होता है, उसका जो सिद्धांत है वो बहुत कठिन होता है, उसमें जो नेटवर्क वगैरह बनता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए आप एक गणित का इतिहास की किताब है कार्ल सी बॉयर की, तो उस किताब में लिखा हुआ है कि कोई आदमी छोटे पास से जाए और शॉर्टकट से जाए, इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको ये मालूम हो, पाइथागोरस थ्योरम मालूम हो। वो अनुभव, ये E बराबर MC स्क्वायर जानने से पहले ही ऑटो हान वगैरह ने एटम बम बना लिया था। एटम बम बनाने के लिए E बराबर MC स्क्वायर जानना जरूरी नहीं है। तो यहाँ जो मशीनों की बात करते हैं उस पे आए, जो कि मशीन अप्रासंगिक कर देगी, तो ये भी मनुष्य का दिमाग का एक वो भ्रमजनक एक बात है कि हम अपने पुराने अनुभवों से बाहिष्ट होते हैं। और ये जो विज्ञान से प्रभावित हो जाता है आदमी, बहुत डैजल, विज्ञान के कुछ आविष्कार इतने चमत्कारिक लगते हैं कि आदमी डैजल हो जाता है। लेकिन आप सिंपल और बातों सरल बात पे ही ध्यान दें, मैं भी सरल ढंग से ही बात रखूंगा कि इतना बड़ा विज्ञान विकसित हो गया, लेकिन एक छोटी सी बीमारी कोरोना का कोई हल नहीं निकाल सका। कोई टीका भी आया तो देखिए थर्ड बूस्टर लग रहा है। तो ये आदमी का फिनाइटिट्यूड, खुद ये अपने बात को हरारी कंट्राडिक्ट करते हैं। एक जगह वो बोलते हैं कि मनुष्य को आत्म केंद्रित होकर एंथ्रोसेंट्रिक नहीं सोचना चाहिए। होमो सेपियंस किताब में ही बोलते हैं कि मनुष्य अपने आप को केंद्र समझ रहा है पूरा प्रकृति का, वो इसकी आत्ममुग्धता है, नारिशस वो बन रहा है। आत्ममुग्ध नहीं बने, मनुष्य नहीं केंद्र है पूरे प्रकृति का। वो सही बात बोलते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ कि मनुष्य पर, लेकिन इसी बात को वो काट देते हैं, इसको फॉलो नहीं करते। उनकी बातें जो है डायलेक्टिक नहीं है। डायलेक्टिक कहते हैं कि बातें आपस में संबंध हो, तार्किक समन्वय हो। उनकी बातें ओशो रजनीश जैसी है कि एक जगह कुछ और बोलते हैं, दूसरी जगह कुछ और बोलते हैं। उसके जो बोल रहे हैं उसके तार्किक निष्कर्षों को वो खुद ही नहीं फॉलो करते। जैसे उन्होंने बोला कि एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं होना चाहिए, तो मनुष्य के उपलब्धियों को इतना बढ़ा चढ़ा के देखना एक तरीके से मनुष्य केंद्रित होना है, अब आत्ममुग्ध होना है। मनुष्य की उपलब्धियां या विज्ञान की उपलब्धियां बहुत छोटी हैं। अगर सिंपली आप ध्यान देंगे कि कोरोना जैसी छोटी बीमारी, इसको मैं बोलता हूँ विज्ञान असफल रहा इसलिए बड़ी लग रही है, तो इसका कोई भी टीका सफल निकालने में और उसको सही ढंग पे मनुष्य तक पहुंचाने में यह समर्थ रहा है विज्ञान। और इसलिए मनुष्य अपने फिनाइटिट्यूड को, अपने सीमा को, मधु हद को वो भूल गया। लेकिन बहुत अभी तमाम आविष्कारों के बावजूद मनुष्य का विज्ञान सीमित है। और मशीन का आविष्कार वगैरह के मैं जो बात कर रहा हूँ, तो मैं एक गणित से एग्जांपल दूंगा। मैंने मैं मेरे फौजी बारे भाई, में मैं पूछा थोड़ी गया, सी मैंने बात जोड़ दूं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो ये कह रहे हैं कि अब जो है जो मशीन है वो खुद ही विकसित हो रही है। एक वक्त में मशीन को विकसित करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एआई के जो जिक्र कर रहा है, एल्गोरिदम का जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब जो है सच वो है जो गूगल दिखा दे रहा है ना। गूगल सर्च में सबसे ऊपर जो आ गया वही सच है, इस तरीके का वो क्लिशे बोलते हैं। और उनका कहना ये है कि मशीन जो है आने वाले वक्त में फिर मशीन इतनी जटिल हो जाएगी, या मशीन सिस्टम इतनी जटिल हो जाएगा कि आप जो है उस पर चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे वो एग्जांपल देते, बैंक में लोन देना है तो वो आपका नाम डालेंगे और वो आपकी सारी एक्टिविटी को चेक करके बताएगा कि ये इस बंदे को लोन देना है कि नहीं देना है। मान लीजिए आपको वो कहता है कि इस बंदे को, फाकिर जय को लोन नहीं देना है, तो आप पूछेंगे क्यों नहीं देना है मुझे लोन, तो कहेगा हमको नहीं पता, हमारी मशीन ये बता रही है या हमारे कंप्यूटर ये बता रहा है कि आपको नहीं देना चाहिए। तो ये बताना चाह रहे हैं कि मशीन जितनी विकसित, जिस तरीके से विकसित हो रही है, मनुष्य को वो पीछे करती जा रही है, इवन कि मनुष्य समझने के काबिल भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से वो बात कर रहे हैं इस किताब में। ये ऐसी बातें पहली बार नहीं की जा रही हैं, ऐसी बातें बहुत पहले से की जा रही हैं। ये पीबी शैली की वाइफ थी, मेरी शैली, तो उसने भी एक फ्रैंकेनस्टीन करके लिखा मशीन के बारे में। ये साइंस फिक्शन था वो। तो फ्रैंकेनस्टीन क्या होता है कि मनुष्य बनाता है उसको, और लास्ट में क्या होता है कि फ्रैंकेनस्टीन मनुष्य पे ही कब्जा कर लेता है। लेकिन ये कुछ तार्किक नियम है गणित के, उसके नहीं संभव है। जैसे एक गणित में समीकरण होता है, फर्स्ट डिग्री का समीकरण, सेकंड डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं। एक घात का समीकरण होता है सरल रेखा वाला, फिर क्यूबिक इक्वेशन होता है, त्रिघात समीकरण, चतुर्घात समीकरण। तो पहले मनुष्य ये अल ख्वारिज्मी के टाइम में मनुष्य उसने किताब लिखी अलजबर अल मुकाबला। तो उसमें उसने बताया कि कैसे जो सरल 2x + 3 = 0 इस टाइप के समीकरण को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें लोगों को लगा कि जब सेकंड डिग्री एक्स स्क्वायर है जिसमें उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी कुछ दिन बाद सोल्यूशन आ गया। फिर कुछ दिन बाद जब कार्डन वगैरह ने क्यूबिक x⁻³ का भी सोल्यूशन निकाल दिया। उसके बाद फेरारी वगैरह ने, फेरारी की तरह नाम है फेरारी, तो फरारी वगैरह ने 4 पावर वाला का भी निकाल दिया। तो अगर ये सरल रैखिक ढंग से हम सोचें तो लगेगा कि 5 का भी निकाला जा सकता है, 6 का भी। सिर्फ कठिनाई जो है इसकी है कि लोगों का तर्क शक्ति विकसित नहीं है, वो विकसित होने से। लेकिन बाद में एक आदमी आया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का आदमी ग्लोइस, तो उसने साबित किया कि 4 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हरारी का सोचने का सरलौकिक ढंग है कि ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा ही नहीं होता रहता है, ये सरल रेखा में नहीं चलता है हिस्ट्री।
आप देखेंगे कि विकास हो गया, उसके बाद प्रतिक्रांति भी हो जाती है, जैसे 1991 में रूस में हो गई, जो रूस का एग्जाम्पल भी वो कई जगह देता है। तो ये सरल रेखा में सोचने की होता जाएगा सही नहीं है। तो इस पे ज्यादा गंभीरता से विचार किया हाइडेगर ने, जर्मन दार्शनिक ने, कि क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभव नहीं। मनुष्य एक दासाइन में रहता है, उसकी एक दुनिया है और उसी दुनिया में वो इनबेडेड रहता है। तो ये जो सरल रेखा और जो वेस्टर्न थॉट है, बहुत इसमें सोचने का कि मशीन कब्जा कर लेगा। हाइडेगर को वो सबसे चैलेंज पहले कर एक रहा है। तथ्यगत जी हाँ तो जी, वो तथ्यगत मैं बात हाइडेगर बता दूं को कि चैलेंज जैसे कर एक रहा है। एग्जांपल लिया जाए जो उन्होंने कहा है वही कि गूगल हम सर्च करते हैं और वो वही सच है। अभी भी इतने विकास के बावजूद भी इंटरनेट की पहुंच 100% तक लोगों तक नहीं है, बहुत कम लोगों तक है। आप डाटा पता गूगल सर्च करके ही ये डाटा पता कर लीजिए तो पता चलेगा कि बहुत कम लोगों तक है। और ज्यादातर लोग अभी भी जो वर्चुअल वर्ल्ड को बड़ा काल्पनिक समझते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि नहीं एक्चुअल में मिलना जरूरी है। उसकी जो विश्वसनीयता है, जैसे आप फेसबुक पे लिखते हैं तो मान्यता नहीं जब तक मैगजीन में न छप जाए, जब तक ये न समझ पाए। तो ये मानना कि लोग गूगल को सच मान रहे हैं या फेसबुक वर्चुअल वर्ल्ड को सच मान रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि एक तो पहुंच नहीं है पहली बात, दूसरी बात अभी भी जो ट्रेडिशनल मीडिया में उस पर इतना आधिपत्य है ये ऑथेंटिसिटी का, कि उसी को प्रमाणिक माना जाता है और गूगल को प्रमाणिक नहीं माना जाता अभी भी ज्यादातर लोगों मैं फाकिर भाई इसमें ऐड कर दूं कि हेडेगर को वो चैलेंज करते हुए कह रहे, हेडेगर बोलते हैं अस्तित्ववादी थे ना, तो वो ये बोलते थे कि हाँ जी ये वैज्ञानिकता नहीं, मानवीय भावना जो है वो इंसान को के निर्णय लेती है, इस तरह करती है। तो ये इसमें इस किताब में वो बता रहे हैं कि मानवीय भावना भी अपने आप में कुछ केमिकल रिएक्शन ही है। और विज्ञान विज्ञान की जो क्रांति है वो ये कर रही है कि हम अगर ये वाली दवाई खा लेंगे तो हमारे अंदर ये खुशी आ जाएगी, ये वाली दवाई खा लेंगे तो हमको ऐसा फील होगा। ठीक है, तो फिर ये बता रहे हैं कि मानवीय भावना को भी विज्ञान जो है वो आर्टिफिशियल बना सकता है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो आपकी ये जो थ्योरी है कि मानवीय भावना से जो होता है या कि फ्री विल की जो बात कर रहे हैं, कुछ फ्री विल नहीं है, सब कुछ तय किया जा सकता है। जैसे होमो डेस में वो लिख रहे हैं कि एक चूहे का एग्जांपल देते हैं कि उसको उसके दिमाग में कुछ फिट कर देते हैं और उसको शॉक देते हैं तो दाएं मुड़ जाता है, एक बार दो बार शॉक देते हैं तो बाएं मुड़ जाता है। चूहे को लगता है कि मैं फैसला ले रहा हूँ, जबकि उसको भी वैज्ञानिक तरीके से उसकी डिसीजन को भी तय किया जा रहा है। तो वो इसी अंदाज में इस बात को लिख रहे हैं कि अब अस्तित्ववादी जो है जो बात कह रहे थे वो भी पुरानी हो चुकी है। विज्ञान उनकी थ्योरी को जो ये कह रही है कि मानवीय भावना जो है वो केंद्र में रख के ही जो है निर्णय होती है, तो मानवीय भावना को भी अल्टर किया जा सकता है। एल्गोरिदम पे जितना अच्छा हो, जितना वो मानवीय भावना को समझेगा उतना वो हमको नियंत्रण कर सकेगा। जैसे कि वो कह रहे शादी.com या फलाना ढिमका इस तरीके की जो वेबसाइट है, तो वो दरअसल हमारे हमारे एल्गोरिदम को समझते हुए हमको जो सजेस्ट करती है। तो इस तरीके से वो अस्तित्ववादियों पर भी मतलब सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब दे दे फिर हम अगले चैप्टर पे। हाँ उनका जवाब उन्हीं की किताब में है, वो खुद ही को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि मनुष्य जो है भावना से प्रभावित होता है और भावना से संबंधित है स्टोरी, भावना से संबंधित है उसका सरल होना। और वो बोलते हैं कि मनुष्य विज्ञान में नहीं सोता, उसको समीकरण से ज्यादा स्टोरी में मतलब होता है। यानी वो खुद ही मानते हैं कि मनुष्य भावना से यानी स्टोरी से ज्यादा प्रभावित है और विज्ञान से कम प्रभावित है। तो खुद ही को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये देखना बहुत मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात उनकी जो है हाइडेगर के बारे में, तो ये बता दें कि हाइडेगर ने बड़ा गंभीरता से सोच के पूरे पश्चिमी दर्शन का ग्रीक दर्शन पर जो आधारित था क्रिटिक तैयार किया, उसको प्रोडक्शनिस्ट मेटाफिजिक्स बोला कि पश्चिमी दर्शन इस पे आधारित है विज्ञान का कि आप छोटे छोटे चीजों में एलिमेंट में बांट सकते हैं बड़े चीज को। लेकिन आप देखेंगे कि सिंपल इक्वेशन एक मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है, जैसे कि पानी का ही है H2O, तो उस ऑर्बिटल का भी जो समीकरण आता है उसका हल नहीं है गणित में। इसी तरह स्ट्रिंग थ्योरी में जो इक्वेशन आते हैं, यानी हर चीज रिड्यूसिबल नहीं है, आप रूट साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। तो ये समझ लेना कि हर चीज को हम रिड्यूस कर देंगे एलिमेंट में, ये सही नहीं है। खुद एक अवैज्ञानिक सोच है। बहुत सारी चीजें हैं जो इरिड्यूसिबल हैं, उसी में ह्यूमन माइंड एक है। ह्यूमन माइंड और फीलिंग को आप उसके एलिमेंट में छोटे छोटे टुकड़े में नहीं रिड्यूस कर सकते। तो हर चीज एलिमेंट से मिलकर बना है। ये जो प्रोडक्शनिस्ट मेटाफिजिक्स का सिद्धांत है पश्चिमी दर्शन का, इसी के आधार पर इनसे बहुत पहले एक लाप्लास नामक भौतिक शास्त्री था, वो भी यही मानता था कि जो आपका ये है कि किसी चीज को जाना जा सकता है और कोई डिटर्मिनिज्म उसको बोलते थे, लाप्लास का डिटर्मिनिज्म, कि अगर कुछ विज्ञान के कुछ सूत्र हैं वो जान लिए जाएं तो उसके बाद आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ सर्टेन नियम है। लेकिन बाद में पता चला इसको यांत्रिक भौतिकवाद कहा गया कि मैकेनिकल। ऐसा नहीं है, बहुत जटिल है और उस जटिल को आप सिंपल में नहीं तोड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गणित में ही इक्वेशन मिल जाते हैं जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल में मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन बताया, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का श्रोडिंगर इक्वेशन आता है उसको आज तक नहीं सॉल्व किया जा सका और वो एकदम एक्चुअल चीज का होता है। तो उसी तरह कि मनुष्य को हर चीज को, मनुष्य के सारे एक्टिविटी को आप तोड़ लेंगे, मैकेनाइज कर देंगे, ये ओवर बहुत अति सरलीकृत धारणा है और ये संभव नहीं है। नहीं तो कोई भी अभी तक
जो मनुष्य का, हाँ ये कुछ हद तक मनुष्य के सोचने को, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो मनुष्य ने बताया, ये बात भूलना नहीं चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदमी बना रहा है वो आदमी ही बना रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको सिमुलेट, लेकिन आप ध्यान से देखें किस चीज को सिमुलेट किया जा सकता है, मैकेनिकल और रिपीटेटिव, जो चीज अपने आप को दोहराती है उस चीज को, जिसमें रिपीटेशन है, आप उसका एक पैटर्न निकाल सकते हैं, लेकिन मनुष्य इतना अनप्रेडिक्टेबल है, उसको आप पैटर्न नहीं निकाल सकते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह हाइजेनबर्ग, मैं विज्ञान से ही एग्जांपल दूंगा, वही जर्मनी से एक हाइजेनबर्ग थे जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, तो इलेक्ट्रॉन जैसे मैकेनिकल चीज, मनुष्य तो बहुत जटिल है, इलेक्ट्रॉन जैसे चीज का आप सही सही नहीं निकाल सकते हैं कि वो कहाँ है, और कहाँ है बहुत सही सही निकालने जाइएगा तो उसका वेलोसिटी यानी वेग सही सही नहीं निकाल पाइएगा, तो अनिश्चित, मतलब हमें नाम ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो जब इलेक्ट्रॉन तक का निश्चित रूप से नहीं निकाल सकते, तो मनुष्य जैसे चीज को ये बोलना कम्प्लेक्स, जो इतने एवोल्यूशन के बाद पैदा हुआ है कि इसको बहुत सरल सूत्रों में तोड़ा जा सकेगा, ये सरल होती है, और ये ऐसी चीजें चमत्कारिक होती हैं, इसलिए पॉपुलर लोकप्रिय हो जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो बात लोकप्रिय और दिल को दिमाग को लगे, क्योंकि मनुष्य भावना से सोचता है, वो बोल रहे थे ना कि विज्ञान से सोचता नहीं, मनुष्य भावना से सोचता है, इसीलिए हरारी की बातें उसे अच्छी लग रही हैं, वरना अगर विज्ञान से, इसीलिए जूलिया क्रिस्टेवा एक भाषा चिंतक हुई है फ्रांस में, तो उन्होंने बोला है कि दो टाइप का लैंग्वेज है, एक सिम्प्टोटिक लैंग्वेज है जिसमें भावना होता है, और एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो विज्ञान की लैंग्वेज है। तो मनुष्य विज्ञान के लैंग्वेज में कब बात करता है, जबकि वो बहुत ही अपने उच्चतम इंटेलेक्चुअल स्तर पे होता है, लेकिन जब वो एक अपने सिम्प्टोटिक यानी कि भावनात्मक स्तर भी मनुष्य का एक फीलिंग का भी एक पहलू है, और दोनों मिलते जुलते हैं, जिसको बर्टोल्ड ब्रेक्ट बोलता है कि फीलिंग द थिंकिंग, आप अपने थिंकिंग को फील कर सकते हैं, और थिंक द फीलिंग, हम फीलिंग को भी सोचते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, तो दोनों मिले जुले हैं, और उसको इस तरह से सोचना कि भाई मनुष्य के हम फीलिंग को एक दिन मशीन में बदल लेंगे, वो संभव नहीं है, ये सिद्ध किया जा चुका है मैथ से, तार्किक ढंग से थ्योरम लगा के कि ऐसा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ये सिद्ध थोड़ा किया सा जा, आगे जैसे आगे के चैप्टर में चलते हैं। जी जी जैसे उनके अगला चैप्टर समानता, और फिर उसका अगला चैप्टर है समुदाय। तो इस पे वो बता रहे हैं कि अ, अब जो सबसे बड़ी करेंसी है या सबसे बड़ा जो नॉलेज का सोर्स है वो डेटा है, और जिसका उस पे पकड़ है वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब तो जो डिक्टेटर पैदा होंगे वो डेटा जिनके पास ज्यादा होगा वही डिक्टेटरशिप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसका अगला टॉपिक है वो है ये समुदाय। एक मिनट की, समुदाय में बता रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया को पाटने की बात कह रहे हैं कि आज जो है ऑनलाइन के जितनी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं वो ये कर रही है कि इंसान के अस्तित्व को नकार के उसको दो आंखें, 10 उंगलियां और 2 कान तक सीमित कर दी है, और ये बता रही है कि भाई उतना ही हमको जरूरत है एक इंसान का, उतना ही हम उसके अस्तित्व को समझ रहे हैं। ठीक है, और फेसबुक को बता रही है कि फेसबुक जो है ऑनलाइन ऑफलाइन की समस्या को कैसे पाट सकता है। ऑनलाइन ने क्या किया, आत्मीय संबंध को कम कर दिया। ठीक है, इतना बताते हुए वो फेसबुक के उस पहलू को नकार दे रहे हैं जब फेसबुक जो है नफरत भी फैला रहा है ना, ऐसे पोस्टों को बढ़ावा दे रहा है, उनको कम नहीं कर रहा है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करके आत्मीय संबंधों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये इसके बाद ये बात नहीं कर रहे कि कैसे ये सोशल नेटवर्किंग साइट जो है राजनीतिक उपकरण की तरीके से काम कर रही है, और किस तरीके से ये लोग जो है नफरत फैलाने का भी काम कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ये आधी अधूरी समझ है, कोई भी चीज डायलेक्टिकल होती है, मतलब उसके दो पहलू होते हैं, और ये सोशल साइट और सोशल इसके भी दो पहलू हैं। इसने सोशल साइट ने आत्मीयता को खत्म नहीं किया है, खत्म ही नहीं किया है। कई एक पहलू है जहाँ खत्म आत्मीयता हो रही है, लोग अब इतने मिलते जुलते नहीं हैं, और एक लेकिन ऐसा भी पहलू है जहाँ आत्मीयता को बढ़ाया है। आप अपने बच्चे को, एक सैनिक है वो नहीं देख पाता था, लेकिन आज के डेट में अपने बच्चे को देख सकते हैं। आज के डेट में अपने बच्चे को वो कहीं से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो ये इससे आत्मीयता बढ़ी है, एक दूर दूर जो दूरियों को पार दिया, आप देख सकते हैं उसमें, तो वहाँ वो आंखें के रूप में सिर्फ ये कर रहे हैं, तो हरारी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य जब भौतिक रूप से भी इंटरेक्ट करता है तो वो दो आंखें ही होता है, और एक कान होता है, और यही सेंस ऑर्गन से मनुष्य के जिसके द्वारा इंटरेक्ट करता है। तो ये इसको ये ना समझ के कि उन्होंने खुद लिखा है, वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, वो दोनों तरह की बातें करते हैं। एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कॉम्पिटिटिव नहीं है कि मनुष्य से उसका होड़ है, कोलाबरेटिव है, यानी सहयोगी भी है कि मनुष्य को सहयोग करती है कितने कामों में। तो उसी तरह ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे चश्मा है, तो चश्मा को आंख का विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए, आंख का वो विस्तार है। आंख आपकी पूरी नहीं काम करती तो विस्तार देता है। इसी तरह चप्पल क्या है, पैर का विस्तार है। कार क्या है, पैर का विस्तार है। मनुष्य ने इसको विस्तार किया अपने ही इमेज में, अपने आप को और एक्सपेंड और विस्तार करते हुए। इसी तरह सोशल मीडिया भी मनुष्य जो इंटरेक्ट करता था उसी के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है।
और जैसे एक नाव है, तो नाव आदमी के पैर कहीं विस्तार है कि वो पानी पे भी चल रहा है, पानी पर भी आवागमन कर ले रहा है। तो इसको इस रूप में देखना कि ये बड़ा कृत्रिम है, पैर ज्यादा वो है, प्राकृतिक है, ये सही दृष्टिकोण नहीं है, ये द्वंद्वात्मक सम्यक दृष्टिकोण नहीं है। और एक बात वो सही करते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ, कि जिसका डाटा पे कब्जा होगा उसी का पूरे इस पे कब्जा होगा। तो ये थोड़ा सरलीकृत ढंग से बोल रहे हैं, डाटा नहीं बोल के बोलना चाहिए जिसका ज्ञान पे, जिसका इंफॉर्मेशन सूचना पे। तो वहां डाटा को हम एक प्रतीक मान सकते हैं कि भाई डाटा बोलने से उनका मतलब वही है, व्यंजना वही है, उनकी मुराद वही है तो कि जिस लेकिन आदमी को फाकिर भाई ज्ञान पे ये कब्जा बात है। बोलते हुए वो फेसबुक को बचा ले आ रहे हैं ना। वो कहाँ जुकरबर्ग की बात कर रहे हैं कि डेटा का कब्जा तो वही है, सबसे बड़ा जासूस तो फेसबुक ही है हाँ, और फेसबुक। नफरत फैलाने का काम वही कर रहा है। लेकिन उसका एक बार भी जिक्र नहीं कर रहे। अभी आगे वाले चैप्टर में चलेंगे अपरवास में और आतंकवाद पर भी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो जहां भी मौका मिल रहा है वहां पे साइड से निकल भी जा रहे हैं ना। मतलब बता रहे कि डेटा पे कब्जा होगा, लेकिन कौन डिक्टेटर है इस पे तो शांत हो गए ना वो। हाँ, वही वही वही, यही सबसे बड़ा कमी होता है। मदर टेरेसा और इस जैसे जो धार्मिक लोग होते हैं, इस तरह जो अध्यात्मवादी लोग होते हैं, उनकी यही दिक्कत होती है। वो गरीबी की बात करेंगे, लेकिन गरीबी की वजहों की, कारणों की बात नहीं करेंगे कि भाई ये पूंजीवाद की वजह से है या सामंतवाद की वजह से या जिन कारणों से है, वो सिर्फ गरीबी की यानी सुपरफिशियल बात करेंगे। तो ये भी ज्ञान पे कब्जे। तो इसको ये क्या करते हैं कि जो बाकी दार्शनिक जो बात कहते हैं उसको सरल भाषा में बताते हैं। इस बात को बड़े डॉक्यूमेंटेड ढंग से मिशेल फूको ने कहा कि ज्ञान ऑब्लिक नॉलेज, ज्ञान नॉलेज को अलग, ये पावर ऑब्लिक नॉलेज, ज्ञान और शक्ति को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। टू विल टू नो डेराइव फ्रॉम विल टू पावर। किसी पे शासन करने से ही, किसी पे हमको शासन करना है पसमानदा पे, तो हम पसमानदा का स्टडी करने लग जाएंगे, दलित स्टडी करने लग जाएंगे, वुमेन स्टडी करने लग जाएंगे। तो ये डाटा सूचना इकट्ठा करना किसी पे नियंत्रण का माध्यम है। इसको बड़ा आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज तरीके की किताबें लिख के उसने स्थापित कर दिया था, कोई नई बात नहीं है। मिशेल फूको ने इसको बड़ा अच्छे से स्थापित कर दिया कि किसी को जानना का मतलब। इसलिए देखिएगा कि लोग लिखते हैं दलितों के बारे में ताकि दलितों पे कब्जे। इसलिए जब अंग्रेज इंडिया में आए तो इंडिया का पूरा इंडोलॉजी एशियाटिक सोसाइटी खोल दे, इंडिया को जानो, यहाँ के परंपराओं को जानो। जिसको ये बोले कि अंग्रेज आए तो खोज करना शुरू कर दिया, सेपियंस में भी हाँ चर्चा तो हुई। वो तो ये ये बात लिख भी रहे हैं, वो क्या? कह भी रहे हैं कि इसीलिए वो कब्जा कर पाए क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति थे वो लोग। और हाँ, यहाँ के मुगल हो गए या कि हुड़ हो गए या मौर्य हो गए, ये लोग इस तरीके से काम नहीं किए। हाँ, क्योंकि उनका इसी कारण से देखिएगा मुगलों का नियंत्रण इतना तगड़ा नहीं था जितना ब्रिटिश का था, आपका शिकंजा कसा हुआ था। तो ये इनका बात सही है कि जिसका डाटा पर कब्जा होगा उसके लोगों के जीवन पर भी कब्जा हो जाएगा। जैसे फेसबुक का कब्जा है, जैसे कि गूगल में कुछ खोलने जाइए तो जब तक उसका अकाउंट ना खोल दे वो आपको काम ही नहीं करने देगा। मेरे फोन में जब मैं यूट्यूब खोलना चाहता हूँ तो बोलता है कि नहीं पहले इंस्टॉल कीजिए, आप उसको साधारण ब्राउजर में नहीं। तो इस तरह से मजबूर किया जाता है कि आप अपने डाटा दें, ये दें, और आपका डाटा आपसे, आपकी जानकारियां छीनी जाती हैं और आपको पूरी तरह से मतलब एक आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल स्तर पर नंगा बिल्कुल कर दिया बिल्कुल। जाता है। आपके मेरा बारे में बस ईच और एवरी। ये इस पे आपत्ति थी कि इन्होंने अमेरिकी चुनाव में किस तरीके से उन्होंने गड़बड़ी की फेसबुक ने, इस सब पर वो शांत ही है। ठीक है, इस पे कुछ लिखा नहीं, इन्होंने सब कुछ लिखा लेकिन इस पे नहीं लिखा। ठीक है, फिर अगले इस पे आते हैं सभ्यताओं के टकराव के ऊपर। ये कहते